नमस्कार, हमारा सोशल मीडिया खास स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले जान लेते हैं कि किन खबरों पर आज हमारी नजरें रहने वाली हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटो एक्सपो का उद्घाटन किया है। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और संकल्प पत्र को लेकर नड्डा ने कहा कि ये विकसित दिल्ली की नींव का संकल्प पत्र है। चुनाव से पहले केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इमरान खान को 14 और पत्नी बुशरा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के काफिले की कार का एक्सीडेंट हुआ है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने इमरजेंसी देखी है। सैफ केस में जांचकर्ताओं को संदेह अब नजर आया है और इसके बाद 20 टीमें बनाई गई है। इसी के साथ सौरभ शर्मा के 8 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। तो चलिए इसी के साथ अब आज की खास खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हमें संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जाना है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल कल्चर को बदल दिया है। आज से पहले मैनिफेस्टो आते थे लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भूल जाती थी, लेकिन अब मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में तब्दील हो गया है। पार्टी ने 2014 में 500 वादे किए थे, जिसमें से 499 वादे पूरे कर लिए गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हमारा वादा निभाने का रिकॉर्ड अव्वल रहा है। हमारा रिकॉर्ड 99.9% है। यह विकसित दिल्ली की नींव का संकल्प पत्र है। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेंगी। हम झुग्गी वालों को मुख्य धारा में लेकर आएंगे और आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। जो दिल्ली में जन कल्याण योजनाएं चल रही है वो बीजेपी की सरकार आने के बाद भी जारी रहेगी। हम महाराष्ट्र में महिलाओं को सहायता राशि दे रहे हैं। हमने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए देना तय किया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने इसके आगे कहा कि महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। हमारा फोकस समाज के हर वर्ग पर है। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। महिला समृद्धि के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो संकल्प पत्र जारी कर दिया है जेपी नड्डा ने। देखा जाए तो दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आपको बताते कि इसके पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपना जो संकल्प पत्र है, चुनावी वादे जो है बता चुकी है जनता को। और अब आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। नड्डा ने संकल्प पत्र सामने लाया और इसी के साथ उन्होंने कई तरह की बातें भी कही है। तो संकल्प पत्र की ओर अगर ध्यान दें तो महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। होली दीपावली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। एलपीजी सब्सिडी 5,000 रुपए दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशनल किट दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा। अटल के कैंटीन योजना को लॉन्च किया जाएगा। झुग्गियों में 5 रुपए में राशन दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। आपको बता दें कि आज दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। दिल्ली की 70 में से 68 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है बीजेपी। लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत मिलेगा। 5 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत। और आप याद कीजिए कि आपके 5 साल गुजर गए, 5 साल से ज्यादा गुजर गए। 2018 की स्कीम है, आज दिन तक वो लागू नहीं हुई। अगर लागू हुई होती तो दिल्ली वासियों को 51 लाख लोगों को कब फैसला मिल जाता, लेकिन वो उससे वंचित रहे। अब वो समय आ गया है कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का 5 लाख रुपए, जिनकी उम्र 70 साल से टिल डेथ उनको 5 लाख रुपए, और उस पर दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, तो उनको भी 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू करेंगे। आपको
जान करके ये भी आश्चर्य होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार MOU साइन करे एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन, कोई उसका औचित्य नहीं है कि आप आयुष्मान भारत को लागू न करो। लेकिन ये केजरीवाल की आपदा सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये दिल्ली वासियों की विरोधी सरकार ने इसको लागू करने से दिल्ली जनता को वंचित रखा है। समय आ गया है कि बीजेपी की सरकार 5 तारीख के बाद प्रथम कैबिनेट में इसको लागू करेगी। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ऑटो एक्सपो का उद्घाटन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त भी है और भविष्य के लिए तैयार भी है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री पिछले साल में लगभग 12% की दर से आगे बढ़ी है। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कल्पना करें, जब भारत विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा, तब भारत का ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर की भी अभूतपूर्व विस्तार की यात्रा होने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कभी भारत में गाड़ियां ना खरीदने का एक कारण अच्छी और चौड़ी सड़कों का अभाव था। पिछले वर्ष में बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए थे। आज भारत में मल्टी लेन हाईवे का एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल भारत मोबिलिटी एक्सपो का दायरा काफी बढ़ चुका है। पिछली बार 800 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। इस बार भारत मंडपम के साथ साथ द्वारका के यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में भी यह एक्सपो चल रहा है। आज का भारत एस्पिरेशन से भरा हुआ है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है। यही एस्पिरेशंस हमें भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में दिखाई देती हैं। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर चलते हुए अब एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। मेक इन इंडिया से अफोर्डेबल व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स भारत में ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को पुश करने वाले हैं, नई ताकत देने वाले हैं। साथियों,
ऑटो इंडस्ट्री के विकास के लिए नीड और एस्पिरेशंस, ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। और सद्भाग्य से भारत में आज ये दोनों वाइब्रेंट है। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है। ये न्यू मिडिल क्लास अपना पहला विकल्प ले रहा है। जैसे जैसे तरक्की होगी, ये अपने विकल्प को भी अपग्रेड करेंगे और इसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को मिलना पक्का है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो रोज नई उपलब्धियों को अपने नाम कर रहा है। इन उपलब्धियों को और बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत आपको बता दें कि इसरो जल्द ही श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड मिलेगा। इसके लिए मोदी कैबिनेट ने 3,984 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के 48 महीने के अंदर पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का उद्देश्य इसरो के लॉन्च बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का समर्थन करना भी माना जा रहा है। तो देखिए, अगर बात करें तो नए लॉन्च पैड को NGLV और LM-VM-3 वाहनों समेत विभिन्न आपको बता दें कि कॉन्फ़िगरेशन को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उद्योग की भागीदारी को बढ़ाने और लॉन्च पैड निर्माण में इसरो के व्यापक अनुभव का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही तीसरे लॉन्च पैड को ऐसे आपको बता दें कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिजाइन किया गया है जो यथासंभव सार्वभौमिक और अनुकूलनीय है, जो न केवल NNGLV बल्कि सेमी क्रायोजेनिक चरण के साथ साथ LM-VM-3 वाहनों के साथ साथ NNGLV के स्केल अप का भी आपको बता दें कि समर्थन कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक नई उपलब्धि इसरो अपने नाम करने वाला है। उपलब्धियों को लगातार इसरो अपने नाम कर रहा है और इसी के साथ अब देखा जा रहा है कि एक नई उपलब्धि भी मिलने वाली है। मोदी सरकार ने इसको लेकर अब बड़ा फैसला सुना दिया है। जल्द ही श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड मिलने वाला है। इसके चलते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल हुई है। आपको बता दें कि दोनों को पाकिस्तान की एक अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट के मामले में ये सजा सुनाई है। इस फैसले से इमरान खान के जेल से बाहर निकलने की उम्मीद भी फिलहाल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की इस जेल में ही बंद है। पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को शुक्रवार को 190 मिलियन पाउंड के अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बनी अस्थायी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने कड़ी सुरक्षा के बीच ये फैसला सुनाया। आदेश आने के बाद अदालत से इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में कोर्ट ने इमरान खान पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ 5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया और उनके लिए 7 साल की सजा का आदेश दिया है। अब आपको बता दें कि इस मामले में पाकिस्तानी अदालत ने दिसंबर 2024 में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाने से पहले इस फैसले को 3 बार टाला जा चुका है। वहीं फैसले के तुरंत बाद बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया गया है। अल कादिर यूनिवर्सिटी से जुड़े इस प्रोजेक्ट में कथित तौर पर 190 मिलियन पाउंड का भ्रष्टाचार हुआ था। यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुए समझौते से जुड़े इन पैसों को कथित तौर पर निजी फायदे के लिए डायवर्ट कर दिया गया था। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में कार्रवाई अब हुई है। लगातार 3 बार फैसले को टालने के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाया है। पूर्व पीएम पाकिस्तान के इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है।
तो भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल का विस्तारित रेंज पर सफलतापूर्वक क्षमता प्रदर्शन प्रक्षेपण किया है, जिसने बंगाल की खाड़ी में एक लक्ष्य पर अचूक निशाना साधा। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने एक वीडियो भी इसका जारी किया है, जिसमें वो मिसाइल का विस्तारित रेंज की खूबियां गिनाई जा रही है। भारतीय सेना की साउथर्न कमान ने एक्स पर ब्रह्मोस मिसाइल की लॉन्चिंग की वीडियो और तस्वीरों को पोस्ट किया है। आपको बता दें कि साउथर्न कमान ने पोस्ट में लिखा कि भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का विस्तारित रेंज में सफलतापूर्वक क्षमता प्रदर्शन किया है, जिसने बंगाल की खाड़ी में एक लक्ष्य को सटीक निशाना बनाया। आत्मनिर्भरता और सटीक हमला करने की क्षमता में एक जबरदस्त छलांग जो है एक बार फिर से लगाई गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और उपलब्धि भारतीय सेना ने अपने नाम कर ली है। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया और बाकायदा आपको बता दें कि परीक्षण के बाद इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करते हुए हम देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त देश के सबसे बड़े पर्व यानी कि महाकुंभ की। तो देखिए, प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ का आज 5वां दिन रहा। इस दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 5 दिनों में करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। मौनी अमावस्या करोड़ों लोगों ने आज के दिन आस्था की डुबकी। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन लगाने वाले हैं। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ में अभी तक लगभग 8 करोड़ लोग प्रयागराज आ चुके हैं। मेला क्षेत्र के विभिन्न शिविरों में धार्मिक प्रवचन और सत्संग का आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आस्था की डुबकियां श्रद्धालु लगा रहे हैं। इस महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 45 दिनों तक महाकुंभ चलेगा। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि करीब 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे इन 45 दिन में प्रयागराज और आस्था के इस संगम में उपस्थिति अपनी देंगे, आशीर्वाद लेंगे त्रिवेणी संगम में स्नान कर। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भीड़ भाड़ काफी देखी जा रही। हालांकि चाक चौबंद व्यवस्था पहले से जुटा ली गई थी। प्रशासन की ओर से महाकुंभ की तैयारियां पहले से कर ली गई थी और अब उन व्यवस्थाओं का आनंद लेते हुए श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ में आशीर्वाद ले रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरी ओर अगर नजर हम डालें साधु संतों पर, तो इस बार महाकुंभ में साधु संत भी आकर्षण का केंद्र रहे हैं। आपको बता दें कि अपने अलग अलग पहनावे से, विचित्र विचित्र कार्यों से इस बार कई तरह के साधु संत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अलग अलग बाबा पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में और आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। आपको बता दें कि काफी खास है महाकुंभ, 144 साल बाद आया है। और क्योंकि आपको बता दें कि कुंभ हर 12 साल में जहां लौटता है, लेकिन क्योंकि ये महाकुंभ है 144 साल बाद आया है और फिर से 144 साल बाद आएगा और इसको लेकर काफी उत्साह लोगों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड के बीच स्नान त्रिवेणी संगम में लगातार जारी है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हैं लोग, पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा में देरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा में देरी होने के मामले में अब एक्शन लिया गया है। एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पायलट समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के परिचालन प्रबंधक ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर महाकुंभ नगर की कोतवाली में दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर अयोध्या चले जाने की वजह से श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा नहीं हो सकी और इसके बाद पुष्प वर्षा में देरी होने पर मामले में एक्शन लिया गया है। एविएशन कंपनी के सीईओ और पायलट समेत 3 के खिलाफ
मुकदमा दर्ज किया गया है। महाकुंभ नगर की कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 3 नए कानून को लेकर आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 3 नए कानून के प्रावधान लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों को गृह मंत्री अमित शाह ने सराहा है। इस कानून के बाद चिकित्सकों को साक्ष्य के लिए उपस्थित होने से मुक्ति मिली है। साथ ही बंदियों को जेल से कोर्ट तक पेश करने की परेशानियों से भी निजात मिली है। तो 3 नए कानून को लेकर बैठक हुई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक लिया। आपको बता दें कि बैठक में मध्य प्रदेश की सराहना भी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार को सराहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। 3 नए कानून को लेकर बैठक हुई थी दिल्ली में। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इन कानून को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार को सराहा भी है। तो बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 3 नए कानून के प्रावधान लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों को अमित शाह ने सराहा। इस कानून के बाद चिकित्सकों को साक्ष्य के लिए उपस्थित होने से मुक्ति मिली है। साथ ही बंदियों को जेल से कोर्ट तक पेश करने की परेशानियों से भी निजात जो है इन 3 नए कानून के बाद मिलने वाली है। तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये संदिग्ध दिखने में हूबहू वैसा ही है जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मुंबई डीसीपी का कहना है कि जिस शख्स को लेकर अभी पुलिस स्टेशन लाए गए हैं वह हाउस ब्रेकिंग का आरोपी है। उस पर पहले भी हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सैफ पर हमले के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस स्टेशन में जिस संदिग्ध को लाया गया वह दरअसल बिल्डिंग में छुपकर बैठा हुआ था। हालांकि पुलिस अधिकारी उसे कहां से लेकर आए उसकी लोकेशन के बारे में नहीं बताया जा रहा है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 20 टीमों का गठन किया गया था। हर टीम को अलग अलग टास्क दिया गया था। तो देखिए, मुंबई के बांद्रा स्थित सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात को अटैक हुआ था। एक अज्ञात शख्स चोरी करने के मकसद से सैफ करीना के घर में दाखिल हुआ। सैफ से हाथापाई हुई और इस दौरान हमलावर ने उन पर कई बार वार किए, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चोर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किए हैं। एक्टर की रीढ़ की हड्डी से हथियार का 2.5 इंच का टुकड़ा भी निकाला गया। अब वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है। इस मामले में अब लगातार जांच की जा रही है। आरोपी को जेल लाया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट with such a thing. He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. Today we will be keeping visitors in check because we want him to take rest. तो अब खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से, जहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में जंगल सफारी कर रहे सैलानियों की उस समय सांसें थम गई जब बाघ की फैमिली ने सैलानियों को रोक लिया, जिसे देख
सैलानी काफी रोमांचित हुए। जंगल सफारी के दौरान एक साथ 5 टाइगर सफारी का रास्ता रोककर बीच रास्ते पर बैठकर धूप सेकते हुए नजर आए। बाघिन अपने शावकों के साथ बीच रास्ते पर बैठ धूप का मजा ले रही थी और इसी दौरान जंगल सफारी कर रहे सैलानियों की जिप्सी वहां आ गई। रास्ते पर एक साथ 5 टाइगर बैठे देखकर सफारी पर निकले जिप्सी चालकों ने अपनी अपनी गाड़ियां बंद कर टाइगरों के हटने का इंतजार किया। जब टाइगर चले गए तब सैलानी भी आगे बढ़ गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।